सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। वाराणसी में 5 अरब से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समेकित विद्युत विकास योजना और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन। रविवार को काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। सरकार की नीतियों से भारत में बेहतर हुआ कारोबारी माहौल। भारत माल्टा बिजनेस फोरम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कारोबारियों को दिया निवेश का न्योता। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच हुए 3 करार। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। - 2008 से 2014 के दौरान बांटे गए लोन से बिगड़ी बैंकों की हालत। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा 18 लाख करोड़ से 55 लाख करोड़ रुपए पहुंचा एनपीए। एनडीए सरकार की कोशिशों से बैंकिंग सेक्टर में दिख रहा है सुधार। और अमेरिका और चीन के बीच फिर तेज हुई कारोबारी जंग। ट्रंप प्रशासन ने चीन के सामानों पर लगाया $200 अरब का 10% अतिरिक्त शुल्क। 24 सितंबर से होगा लागू। दायरे में 5000 से ज्यादा चीनी उत्पाद। और एशिया कप में बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान से हारकर 5 बार की चैंपियन श्रीलंका हुई टूर्नामेंट से बाहर। टीम इंडिया आज हांगकांग के साथ खेलेगी अपना पहला मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है और आज प्रधानमंत्री काशी को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं भेंट करेंगे। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें पुरानी काशी के लिए समेकित विद्युत विकास योजना और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बीएचयू में एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर शामिल है। वहीं जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें बीएचयू का रीजनल ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर भी शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री बीएचयू के एम्फीथिएटर मैदान में आज एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक छात्र के रूप में सवाल पूछना जरूरी है। छात्रों को सवाल पूछने से कभी नहीं डरना चाहिए। ये छात्रों के लिए सीखने का अहम जरिया है। प्रधानमंत्री ने कल अपने 68वें जन्मदिवस के अवसर पर वाराणसी के नरूर में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के साथ कई मुद्दों पर संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को खेल में भी हिस्सा लेना चाहिए। बच्चों ने स्वागत गान के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कभी कोई चीज समझ ना आए तो आप मास्टर जी को पूछने की हिम्मत करते हैं कि डर लगता है? पूछते हैं और फिर मास्टर जी कहते हो चुप बैठो, सर मत खाओ। हैं? कभी आपको ये भी लगता है कि मैं ऐसा सवाल पूछूं और सब लोग हंस देंगे तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी, इसलिए पूछते ही नहीं है? ऐसा भी होता है ना? हाँ, होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे कोई पूछ लेगा तो मुझे जवाब मिल जाएगा, मैं नहीं पूछूंगा। ऐसा भी होता है ना? देखिए, आपके सवाल आपने खुद ने पूछने चाहिए और बार बार पूछने चाहिए। उसके कारण आपके मन में कोई शक होता है ना तो निकल जाता है। वरना अगर पूछेंगे नहीं, ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर आपको कोई काम नहीं आएगा। बच्चों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। काशी विश्वनाथ मंदिर से गेस्ट हाउस लौटते वक्त प्रधानमंत्री मंडुआडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन परिसर का औचक निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री ने प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कई लोगों से मुलाकात भी की। देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिनों की व्याख्यान श्रृंखला का आज दूसरा दिन है। आज भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का व्याख्यान जारी रहेगा।
पहले दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विभिन्न क्षेत्रों से जुटी हस्तियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि लोग आरएसएस को अच्छी तरह समझ सकें। आरएसएस प्रमुख ने पूरे समाज को एकजुट रखने के लिए अच्छे चरित्र वाले लोगों के निर्माण को संघ का मकसद बताया। मोहन भागवत के मुताबिक संगठन जो काम कर रहा है उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने माना कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई और इसने देश को महान हस्तियां दी। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की संस्कृति में सभी विचारधाराओं को साथ लेकर चलने का दृष्टिकोण रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में इतने सारे विचार हैं लेकिन सबका मकसद एक है। हमें विविधताओं से डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करके उत्सव मनाना चाहिए और हमें त्याग का जीवन अपनाने की जरूरत है। संघ शोषण और स्वार्थ मुक्त ऐसा समाज चाहता है जिसमें सभी लोग समान हों। जो संपूर्ण समाज को, देश को अपना मानकर काम करता है, किसी को भेदभाव से, शत्रुता भाव से नहीं देखता, और इसके कारण जिसने समाज का स्नेह और विश्वास अर्जित किया है, ऐसा आचरण करने वाले लोगों की टोली प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में खड़ी हो। ये योजना 1925 में संघ के रूप में प्रारंभ हुई। संघ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। और अब बात उपराष्ट्रपति के माल्टा दौरे की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को निवेश के लिए सुरक्षित जगह बताते हुए माल्टा के कारोबारियों को निवेश का न्योता दिया है। सोमवार शाम भारत और माल्टा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार आर्थिक सुधार के सभी उपाय कर रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने माल्टा के कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। सोमवार को भारत माल्टा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को निवेश के लिए सुरक्षित जगह बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। Indian economy is growing at a rate of around 8% plus. Currently is one of the fastest growing major economy in the world. The World Bank, the World Economic Forum, the International Monetary Fund, the Asian Development Bank, the Moody's ratings, everybody is confirming the same, that if we grow by the same rate in the coming near future, India will become the third largest, strongest economy in the world. And India has opened up. We allowed in all sectors, almost all sectors, foreign direct investment. And the government also has taken a policy to be business friendly. And I would like to convey my best wishes on behalf of the people of India and invite you all, please come and invest. Your investments are safe. Thank you very much. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक सुधार को लागू करने के लिए विकास जरूरी है और सरकार बदलाव लाने के सभी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर हर तरीके से बदलाव लाने पर है। A number of economic reforms have been carried in the recent days. The most important is digitization of the economy, financial inclusion, tax reforms like goods service tax is a major revolutionary transformation taxation proposal that has happened in India, and that has widened the tax net. The revenues of the government are increasing and people are all coming to the tax net. The interest rates are coming down, the tax rates are coming down, and with the tax base being widened and the tax compliance automatically has increased. माल्टा की राष्ट्रपति ने कहा कि उपराष्ट्रपति की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार होगा और दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक नेटवर्क के निर्माण में भी मदद मिलेगी। I am confident that your official visit and this business forum will not only continue to consolidate the excellent diplomatic relations between Malta and India, but your visit will also have a powerful effect to stimulate further collaboration and potential partnerships between the private sector of our countries. इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने माल्टा के कार्यकारी प्रधानमंत्री एवारिस्ट बार्तोलो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उपराष्ट्रपति ने माल्टा के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के साथ भी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। माल्टा के नेता विपक्ष एड्रियान डीलिया ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मजलिस नाम की प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लिया। भारत मोल्टा व्यापारी समूह को संबोधित करते हुए भारत उपराष्ट्रपति ने मोल्टा के व्यापारियों को भारत में निवेश करने का आह्वान किया और उनको आश्वासन दिया कि भारत एक सेफ डेस्टिनेशन है। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ मैं राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। भारत और माल्टा के बीच कल 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने समुद्री सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। माल्टा यात्रा के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वहां के राष्ट्रपति मैरी लुइस कोलेरो प्रेका के साथ वार्ता की और व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का सोमवार को माल्टा की राजधानी वेलेटा में औपचारिक स्वागत हुआ। माल्टा की राष्ट्रपति मैरी लुइस कोलेरो प्रेका के साथ उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और माल्टा के राष्ट्रपति के बीच आपसी और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में समुद्री सहयोग, दोनों देशों की विदेश सेवा से जुड़े संस्थानों के बीच सहयोग और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से जुड़े सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। India and Malta are growing at a steady pace. If we can work together, we can certainly grow faster. Both our countries are complementary and technically based. We need to bolster our relationship with far more substantial cooperation on the economic, scientific, technological, human resource development fronts. उपराष्ट्रपति ने कहा कि माल्टा भारत के दक्ष पेशेवरों की सेवाओं से लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों ने बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं माल्टा की राष्ट्रपति मैरी लुइस कोलेरो प्रेका ने उम्मीद जताई कि जल्द ही यूरोपीय संघ और भारत मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत होंगे। You can take the advantage of India's highly skilled professionals in the field of IT, financial services, health, pharmaceutical, transport, and also freight and tourism. Malta looks forward to the conclusion of an effective EU-India free trade agreement. On the other hand, Britain's exit from the European Union should provide an opportunity to further the trade and business links between our countries. उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी देशों को मिलकर इस समस्या से पार पाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने लीबिया से भारतीयों को सुरक्षित निकालने में माल्टा के सहयोग के लिए आभार जताया। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, माल्टा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज माल्टा से रोमानिया के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो 21 सितंबर तक रहेंगे। रोमानिया में उपराष्ट्रपति वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति रोमानिया के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष के अलावा वहां के सीनेट के अध्यक्ष के साथ भी बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति का रोमानिया के व्यापारिक प्रतिनिधियों और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपनी यात्रा के दौरान भारत के साथ जुड़ने के व्यापारिक अवसरों से अवगत कराएंगे। कुछ और अहम खबरें। देश के 3 बड़े सार्वजनिक बैंक विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल इस योजना का ऐलान किया है। नया बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। उन्होंने कहा कि इससे बैंक मजबूत होंगे और कर्ज देने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2008 से 2014 के दौरान बैंकों ने खूब कर्ज दिए। इससे बैंकों की माली हालत खराब हो गई और उनका एनपीए बढ़ गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 2008 से पहले 18 लाख करोड़ का लोन था। 2008 से 2014 के दौरान ये 55 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की कोशिशों से अब बैंकिंग सेक्टर में सुधार दिखाई देने लगा है। साथ ही कहा कि विलय से बैंकों की क्षमता बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों की पूंजी की जरूरतें ध्यान रखी जाएंगी। And therefore this major decision was taken by the alternate mechanism today to amalgamate the Bank of Baroda, Dina Bank and Vijaya Bank. Nobody should have a worry because this amalgamated entity will increase the banking operations. Its ability to increase and expand will be inevitable. और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं
श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। देशी विदेशी पर्यटकों को रिझाने के लिए सरकार लंबी चौड़ी तैयारी कर रही है। कुंभ का ऐतिहासिक मौका भी विदेशी पर्यटकों को रिझाने के काम आएगा। साथ ही चीन के पर्यटकों को भारत की तरफ मोड़ने जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी फेथ के तहत आयोजित इंडिया टूरिज्म मार्ट 2018 में कई नए संकेत मिल रहे हैं। इसका उद्घाटन सोमवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया। रेल मंत्री ने कहा कि बीते 4 साल में रेलों ने भी बहुत काम किया है और पर्यटन ट्रेनों के किराए घटाए हैं। रेल मंत्री ने सुझाव दिया कि विदेशी पर्यटकों के प्रोफाइल का अध्ययन होना चाहिए और उसी के आधार के ज्यादा खर्चीले पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। Every state, every city, the remotest parts of India to become the change agent to make tourism the premium industry in India, to make India the preferred destination of tourists from around the world and attract people from across the globe, give them whatever they desire. Somebody wants heritage, he gets heritage. Somebody wants religion, he gets religion. Somebody wants the sun or the snow or the rain, he can go to Cherrapunji and experience rain like never before. In 3 years, we want to double the foreign tourist arrivals to 20 million. In 3 years, we want to double the receipts from the foreign tourists from $27 billion to $50 billion in 3 years. We want to double the domestic tourist footprint travels. Last year it was 1.8 billion travels performed by domestic tourists in India. We want to double that, and this is our objective. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य विभागों से करीब 85 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में जिन कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है उन्हें सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। याचिका में ये मांग भी की गई है कि कीटनाशकों के इस्तेमाल को रोकने या उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकारों को अपने स्तर पर फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि जिन कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है, कई देशों में उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है और अगर भारत में इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो इन घातक कीटनाशकों के लगातार इस्तेमाल से खेतीबाड़ी को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेरिडॉन, पिट्रोन और डार्ट दवाइयों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। अब इन दवाओं की बिक्री की जा सकेगी। कोर्ट ने यह फैसला दवा निर्माताओं की याचिका पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। ये तीनों दवाएं 328 दवाओं की उस सूची में शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने पिछले दिनों प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्र सरकार ने 328 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं पर रोक लगा दी थी। दुनिया के अधिकांश देशों में इन दवाओं के उपयोग पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन में महिलाओं की ओर से चलाए जाने वाले और दुपहिया वाहनों को शामिल करने पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने पिछले साल यह आदेश दिया था जिसमें ऑड इवन को सभी तरह के वाहनों पर लागू करने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में करीब 68 लाख दुपहिया वाहन है और अगर दुपहिया वाहनों को ऑड इवन में शामिल किया जाएगा तो इतने लोगों को सार्वजनिक वाहनों की सुविधा देना असंभव है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर ऑड इवन लागू होता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के राजस्थान दौरे का आज तीसरा दिन है और वो आज नागौर और उदयपुर में बैठकों को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने सोमवार को भीलवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित किया।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में जीत के नुस्खे दिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी विधायक या सांसद का नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ता का है। अमित शाह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बूथ स्तर पर कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव तक हम सबको आराम करने का अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के 23 सूत्रीय कार्यक्रम पर काम करते हुए अपने अपने बूथ को अजेय बनाएं। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 1 दिवसीय दौरे पर थे। राहुल गांधी ने भोपाल में लाल घाटी से दशहरा मैदान तक करीब 13 किलोमीटर के रोड शो के साथ पार्टी चुनाव अभियान का आगाज किया। इस रोड शो को संकल्प यात्रा नाम दिया गया। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। रोड शो के अलावा राहुल गांधी पार्टी पदाधिकारियों से भी मुखातिब हुए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के जरिए राजनीतिक दलों को लोगों से संवाद करने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव 4 चरणों में 8, 10, 13 और 16 अक्टूबर को होंगे। वहीं पंचायत चुनाव 9 चरणों में 17 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेंगे। सीमा पार से घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए कल देश की पहली स्मार्ट फेंस परियोजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस परियोजना की शुरुआत की। परियोजना की शुरुआत में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ, सांबा और जम्मू जिले में 5-5 किलोमीटर की दूरी पर 2 जगह पर फेंस तैयार की गई। इस फेंस को लगाने से सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में बैठे आतंकियों का भारत में घुसना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फेंस में सेंसर के साथ कई अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जो इलाके की निगरानी करने, संचार और डेटा जुटाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर कोई शख्स इसकी रेंज में आएगा तो तुरंत कंट्रोल रूम को इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ ही थर्मल इमेजर, भूमिगत सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, रडार जैसे कई उपकरण अलग अलग जगहों पर लगाए गए। कोहरा हो, बारिश हो या फिर धूल भरी आंधी, ये उपकरण हर मौसम में 24 घंटे सीमा निगरानी में इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने फेंसिंग का काम पूरा कर लिया है। 100% बहुत यह काम हो गया है। पिछले 4 वर्षों में इंडो पाकिस्तान पर 140.90 किलोमीटर और इंडो बांग्लादेश पर 211.642 किलोमीटर फेंसिंग यह भी पूरी हुई है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि विगत 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 624.93 लाख बॉर्डर रोड का निर्माण करने में कामयाबी हासिल की है और इस देश का काम तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की नई सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी। हालांकि इमरान खान की सरकार का अंतरिम बजट होगा, लेकिन इससे सरकार की दिशा का पता चलेगा। पाकिस्तान गंभीर कर्ज संकट से जूझ रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कर्ज मांगने पर विचार कर रहा है। हालांकि चीन पाकिस्तान को मदद दे सकता है, लेकिन उसकी शर्तें काफी कड़ी हो सकती हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के अंतरिम बजट में आंतरिक स्रोतों से राजस्व जुटाने के तरीकों को खंगालने की कोशिश होगी। सरकार अपने खर्चों में कमी करने के उपायों की घोषणा भी कर सकती है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। हम हर रोज आपको बताएंगे कि हमने अवाम का कितना पैसा बचाया, लेकिन जब एक तरफ हम पैसा बचा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप टैक्स दें। इसको जहाज समझें आप कि आपने अपने मुल्क की गैरत के लिए टैक्स देना है। रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कराची में मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने इशारा किया कि वो अमीर लोगों पर कर बढ़ा सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में भी इस बात का उल्लेख किया था। एक तरह से उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान कर्ज के बाद कर्ज लेता रहा है, वो दिवालियेपन की ओर ले जाने वाला है। मैं आज अपनी कौम से आप सबके सामने कहता हूं, मैं आपको सादा तरीन जिंदगी गुजार के दिखाऊंगा। सिर्फ मुझे जो सिक्योरिटी की वजह से जो मुझे मसले आते हैं, उसकी वजह से मुझे ये गार्ड्स वगैरह रखने पड़ते हैं।
मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा। देखिए, कोई मुल्क भी तरक्की ऐसे नहीं करता। कोई मुल्क जो खड़ा होता है वो अपने पैर पे। पाकिस्तान करीब 35 अरब डॉलर के निर्यात घाटे में है और ये लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास कुल 10 अरब से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। उसका चालू खाता घाटा 18 अरब डॉलर से अधिक है। इसके अलावा पाकिस्तान की राजनयिक साख पर भी संकट के बादल हैं। FATF ने पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग को रोकने की हिदायत के साथ ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। हालांकि अब पाकिस्तान में इस मोर्चे पर हो रही प्रगति पर नजर रखने वाले एशिया पैसिफिक पॉलिसी ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों की फंडिंग रोकने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की। इस समूह में चीन भी एक सदस्य है और चीन ने एशिया पैसिफिक ग्रुप के इस निष्कर्ष को रोकने का भी प्रयास नहीं किया। भारत ने भी कहा है कि इमरान खान क्या कर पाएंगे, ये सवाल है, क्योंकि इमरान खान सेना का ही मुखौटा है। After all, if a person is propped up by the army still rules. So, I mean, let's wait and watch how things go, whether person remains under army control or doesn't remain under army. ऐसे में पाकिस्तान ने आर्थिक सलाहकारों को नियुक्त किया है और उनकी कोशिश विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की हो सकती है। लेकिन आतंकवाद और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे पाकिस्तान में कोई निवेश करना चाहेगा, ये सवाल बना हुआ है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी कारोबारी जंग अब भी जारी है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर चीन के उत्पादों पर नया शुल्क लगाया है और इस बारे में आज ही ऐलान किया गया है। व्यापार युद्ध को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने चीन के 200 अरब डॉलर के सामान पर नया टैरिफ लगाया है। इसके चलते चीन में तैयार किए जाने वाली 5000 से ज्यादा उत्पाद नए टैरिफ के दायरे में आएंगे। अमेरिका की तरफ से चीन के सामान पर लगाए गए आयात शुल्क में ये अब तक का सबसे बड़ा शुल्क है। नए टैरिफ 24 सितंबर से लागू होंगे और अगले साल तक इसे बढ़ाकर 25% किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने इस बार चीन से हैंडबैग, चावल और कपड़ों को नए आयात शुल्क में शामिल करने का फैसला किया है। वहीं लकड़ी से बने फर्नीचर पर नया टैरिफ वसूला जा सकता है। इससे पहले तक अमेरिका ने फर्नीचर को अतिरिक्त आयात शुल्क के दायरे से बाहर रखा है। दूसरी तरफ चीन पहले ही साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका चीनी उत्पादों पर नया आयात शुल्क वसूलेगा तो चीन भी जवाबी कार्रवाई करेगा। और अब खेल की दुनिया से अहम खबर, एशिया कप में ग्रुप बी के मुकाबले में अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर कर दिया। सोमवार को हुए मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने 5 बार की चैंपियन श्रीलंका को 91 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 50 ओवरों में सभी विकेट खोकर 249 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से रहमत शाह ने 72 रनों की पारी खेली। स्कोर बोर्ड बढ़ाने में मोहम्मद शहजाद ने 34, हसनानुल्लाह ने 45 और हसमतुल्ला शाहिदी ने 37 रन का योगदान दिया। 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अनुभवी श्रीलंकाई टीम 41.2 ओवरों में महज 158 रनों पर ही सिमट गई। अफगानिस्तान के लिए राशिद खान, मुजीबुर रहमान और नबी ने श्रीलंका के 2-2 विकेट चटकाए और इस हार के बाद श्रीलंका की टीम एशिया कप से बाहर हो गई है। अफगानिस्तान की टीम मौजूदा समय में अच्छी फॉर्म में चल रही है। टीम ने हाल ही में आयरलैंड और जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज जीती है। इसके अलावा अफगानिस्तान ने अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वही टूर्नामेंट में आज से टीम इंडिया के अभियान का आगाज होगा। भारतीय टीम आज हांगकांग के साथ पहला मुकाबला खेलेगी। इससे पहले हांगकांग को उसके पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने 8 विकेट से हराया था। और इसी के साथ सुबह 9 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के बाद विशेष में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार।